Good morning, I am Anirudh Jha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you History for Class 9, Chapter 1st, The French Revolution, Part 2a. Today I would like to discuss about the topic of France becomes a constitutional monarchy. In previous video I have discussed about the how did a revolution start and the member of the third state revolt against the monarch. इस तरह की बातें हमने इसके पहले के वीडियो में बताई थी और इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे किस तरह से नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद किस तरह से राजा के अधिकारों को सीमित किया गया. ओके, नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791. Its main aim object to limit the power of monarch. This power, instead of being concentrated in the hand of one person, were now separated, assigned to different institutions, the legislature, executive, judiciary. This made France a constitutional monarchy. मतलब 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जो राजा के हाथ में पूर्ण रूप से एक हाथ में अधिकार था, वह डिक्टेटर था. उन अधिकारों को नेशनल असेंबली ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा की कि उसे 3 पार्ट में बांटा: लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी. और इस तरह से जो राजा बना वह अब या वहाँ का जो संविधान बना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहा गया. अब स्थिति हुई कि जो राजा के हाथ में पावर दिया गया तो वहाँ पे निश्चित ही नेशनल असेंबली का जो चुनाव होगा वह इनडायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पे किया गया. तो इस इनडायरेक्ट इलेक्शन को किस तरह से किया गया? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. This is citizen voted for a group of electors who in turn choose assembly. अब स्थिति यह हुई कि नेशनल असेंबली का चुनाव होता था और उस चुनाव के लिए सिटीजन को एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स चुनने पड़ते थे. यानी कुछ लोगों का समूह, जैसे हम लोग अपने यहाँ देखें, जैसे एमपी और एमएलए का जो इलेक्शन होता है सीधे पब्लिक चुनती है, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है एमपी और एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है. तो प्रेसिडेंट का चुनाव क्या होता है? इनडायरेक्ट चुनाव के माध्यम से प्रेसिडेंट को चुना जाता है. ठीक इसी तरह से यहाँ भी चुनाव नेशनल असेंबली का किया गया. ओके, इसमें एक और बात है कि उस चुनाव में जो वोट देते थे वह 2 तरह के सिटीजन कहे जाते थे. जो वहाँ के सिटीजन 2 प्रकार के थे. कौन कौन से? एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन में कौन है? जो वोट दे रहा है. पैसिव सिटीजन में कौन है? जो वोट नहीं दे रहा है. तो एक्टिव सिटीजन कौन कौन है? तो ओनली मैन above 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days of labor wages were given to status of active citizen. जो 25 साल से बड़ा हो, 3 दिन का काम किया हो, मजदूरी कम से कम 3 दिन की किया हो और टैक्स पे करता हो. मीन्स 25 साल से बड़ा हो, 3 दिन की मजदूरी किया हो और टैक्स पे कर रहा हो, वह एक्टिव सिटीजन कहा जाएगा. और पैसिव इसके अलावा जो अन्य पुरुष वर्ग है एंड ऑल वुमेन्स, यानी महिलाओं को तो बिल्कुल वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय. सारी औरतें यानी पूरी औरतें, और वह रिमेन पार्ट ऑफ द एक्टिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन से हटे व्यक्ति जो वोट नहीं दे रहे हैं, जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ये लोग पैसिव के अंतर्गत कहा जाता है कि पैसिव सिटीजन से. To qualify as an elector, then a member of the assembly, a man had to belong to highest bracket of taxpayer. नेशनल असेंबली के चुनाव होने के लिए भी जो उसमें इलेक्टेड होता था, इलेक्टेड बॉडी था, जो निर्वाचित होता था, उसको भी हाई टैक्स पेयर होना पड़ता था, उसे भी टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था. तो इस चीज़ को हमने समझ लिया. इसमें मुख्य रूप से यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1791 में. नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाया है. एक्टिव सिटीजन जो वोट दे रहे हैं, पैसिव सिटीजन जो वोट नहीं दे रहे हैं. नेक्स्ट देखा जाए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स.
as natural and inalienable rights, that is they belong to each human by birth and could not be taken away. अब इसमें ये देखा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर किया कि जो जन्म से विशेष अधिकार दिया जा रहा है, विशेष अधिकार, वह फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबरों को, नोबल को, क्लर्जी को, उस अधिकार को उसने एबोलिश किया और समानता का अधिकार लाया, सबको कानून के समक्ष समानता लाई, फ्रीडम, जैसे इसमें स्वतंत्रता दी गई, राइट्स ऑफ लाइफ, सिटीजन राइट्स दिए गए, नागरिकों को अधिकार, कौन कौन से अधिकार, तो राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, यानी अपनी बातों को स्वतंत्रतापूर्वक कह सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी सकता है, कानून के सामने सभी समान हैं, इस तरह की बात की गई। और एक चीज़ और देखा गया कि इसका कौन इसका पालन कराएगा, तो इसको नेशनल असेंबली ध्यान देगी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान देगा, एंड इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ड्यूटी होगी, क्या ड्यूटी है, तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, जो प्राकृतिक अधिकार है जो मनुष्यों को दिया गया है, इसकी रक्षा करना राज्य का काम होगा। तो ये हमने इसको समझा है और इन टॉपिकों के अंतर्गत आप मुख्य रूप से ध्यान से सुने और समझें। देन आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब फ्रांस में किस तरह से मोनार्ची को ख़त्म हुआ और रिपब्लिक जब बना है तो रिपब्लिक में कौन कौन से बाधाएं आई हैं, रिपब्लिक क्या रिपब्लिक रह गया है, इस तरह के सारे प्रश्नों का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।